नमस्ते बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक के 7वें काव्य पाठ स्वागत है को पढ़ेंगे और समझेंगे, परंतु उससे पहले हम प्रवासी भारतीय किसे कहते हैं, प्रवासी साहित्य और साहित्यकार किसे कहते हैं, थोड़ी इसकी जानकारी भी ले लेते हैं। प्रवासी भारतीय का अर्थ होता है जो लोग भारत छोड़कर विश्व के दूसरे देशों में जाकर बस गए हैं, उन्हें प्रवासी भारतीय कहते हैं। ये विश्व के अनेक देशों में फैले हुए हैं। प्रवासी भारतीयों को अपनी सांस्कृतिक विरासत को अखंडित बनाए रखने के कारण ही उन्हें साझा पहचान मिली है और यही कारण है कि उन्हें भारत से गहराई के साथ जोड़े हुए रखता है। प्रवासी साहित्य तथा साहित्यकार किसे कहते हैं? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय मूल के विदेशों में रहने वालों के सृजनात्मक लेखन को प्रवासी साहित्य कहा जाता है और जिन्होंने हिंदी को केंद्र में रखकर या माध्यम बनाकर या फिर हिंदी में कुछ लिखा है, वे ही प्रवासी हिंदी साहित्यकार हैं तथा यह प्रवासी साहित्य बहुत ही समृद्ध है। बच्चों, स्वागत है नामक काव्य में कवि श्याम दानेश्वर जी ने मॉरिशस की बात की है, तो हम अपनी इस कविता को शुरू करने से पहले इसकी पूरी जानकारी ले लेते हैं और मॉरिशस के इतिहास को जान लेते हैं। ठीक है। मॉरिशस के सबसे पुराने अभिलेख लगभग 10वीं शताब्दी की शुरुआत के हैं, जो द्रविड़, तमिल और ऑस्ट्रोनेशी नाविकों के संदर्भ से आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 1507 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक आए और इस निर्जन द्वीप पर एक यात्रा अड्डा स्थापित किया और फिर इस द्वीप को छोड़कर चले गए। सन 1598 में हॉलैंड के 3 पोत जो मसाला द्वीप की यात्रा पर निकले थे, यहाँ पर वे एक चक्रवात के दौरान रास्ता भटक कर पहुंच गए। सन 1638 में डच लोगों ने यहाँ पहली स्थायी बस्ती बसाई, परंतु चक्रवातों वाली कठोर जलवायु परिस्थितियों और वस्तु को लगातार नुकसान पहुंचने के कारण वो कुछ दशकों के बाद वहां से चले गए। उसके बाद फ्रांस ने 1715 ईस्वी में मॉरिशस पर कब्जा कर लिया। फ्रांस के शासनकाल में यह द्वीप एक समृद्ध अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित हुआ। बच्चों, इस तरह से यहाँ पर कई शासक आए और यह देश भी अपनी आज़ादी के लिए छटपटाता रहा। कई संघर्षों के बाद मॉरिशस ने 1968 में स्वतंत्रता प्राप्त की और देश सन 1992 में एक गणतंत्र बना। बच्चों, आज मॉरिशस एक स्थिर लोकतंत्र देश है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने इस कविता के माध्यम से मॉरिशस देश के बारे में जानकारी हासिल की। आज इस देश की सुंदरता हम सभी को लुभाती है, तो चलिए हम इस काव्य के माध्यम से उसके सौंदर्य को अपनी कल्पना की आँखों से देख लेते हैं और इस सुंदरता के पीछे किसका हाथ है और कितनी मेहनत लगी है, इसकी भी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपनी इस कविता स्वागत है को पढ़ और समझ लेते हैं, परंतु उससे पहले हम कवि के परिचय से परिचित हो जाते हैं। श्याम दानेश्वर जी का जन्म फरवरी 1943 में हुआ। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात आप हिंदी अध्यापक के रूप में कार्यरत रहे। हिंदी के प्रति लगाव होने के कारण
साहित्य रचना में रुचि जागृत हुई। प्रवासी साहित्य में मॉरिशस के कवि के रूप में आपकी पहचान बनी। अपने परिजनों से बिछड़ने का दुख, गुलामी का दंश और पीड़ा आपके काव्य में पूरी संवेदना के साथ उभरी है। यथार्थ अंकन के साथ भविष्य के प्रति आशावादिता आपके काव्य की विशेषता है। प्रवासी भारतीय साहित्य में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। श्याम दानेश्वर जी की मृत्यु 2006 में हुई। बच्चों, इनकी प्रमुख कृतियों को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहली कृति पागल, दूसरी कमल कांड उपन्यास है, तीसरी काव्य संग्रह आदि है। काव्य के प्रकार को भी देख लेते हैं। विदेशों में बसे भारतीयों द्वारा हिंदी में रचा गया साहित्य प्रवासी भारतीय हिंदी साहित्य कहलाता है। इन रचनाओं ने नीति, मूल्य, मिथक, इतिहास, सभ्यता के माध्यम से भारतीयता को सुरक्षित रखा है। प्रवासी साहित्य ने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने के साथ साथ पाठकों को प्रवास की संस्कृति, संस्कार एवं उस भूभाग के लोगों की स्थिति से भी अवगत कराया है। अभिमन्यु अनंत, जोगिंदर सिंह कंवल, स्नेहा ठाकुर आदि अन्य प्रवासी साहित्यकार हैं। बच्चों, काव्य परिचय को भी पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं और समझ लेते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि प्रवासी भारतीयों को अपनी विगत दुखद स्मृतियां भुलाकर मॉरिशस आने के लिए प्रेरित कर रहा है। अब मॉरिशस की भूमि नैहर के समान है, जहां पर परिजनों से मिलना होगा। लघु भारत के आंगन में कवि सभी का स्वागत कर रहा है। कवि ने गिरमिटियों के जीवन में आए सकारात्मक पहलुओं को उजागर किया है। गिरमिटियों की पीढ़ियों के मन में स्थिति भारतीयों की संवेदनाओं और उनकी सृजनात्मक प्रतिभाओं के दर्शन भी कराए हैं। तो चलिए हम पहले अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं। स्वागत है, स्वागत 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 है। आओ आओ आओ, ओ मेरे भाइयों, बिखरे हुए मेरे परम दोस्तों, आप सबों का सप्रेम स्वागत है। एक ही माँ के बालक हैं हम और अनेक देशों में बिखरे हैं। आज मिलन हमारा हो रहा कई युगों के बाद। तुम सब मॉरिशस की भूमि पर पधार रहे हो आज। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बच्चों, यहाँ पर कवि मॉरिशस की धरती पर अपने सभी बिछुड़े हुए भाई बंधुओं को बुला रहे हैं, उनका स्वागत करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि एक ही माँ की हम संतानें हैं, अर्थात भारत माता की ही हम संतानें हैं। कई युगों से हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे और हमने गुलामी का जीवन व्यतीत करते हुए कई कष्टों और दुखों का सामना किया। यही कारण है कि उस दौर में हमारी अपनी मर्जी नहीं चलती थी और हम अलग अलग देशों में बिखरने पर विवश हो गए थे। परंतु खुशी व्यक्त करते हुए कवि कह रहे हैं कि आज वो सभी कष्ट, वो सभी दुख दूर हो गए हैं और हम सभी इस मॉरिशस की भूमि पर मिल रहे हैं। मुझे तो अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आप सभी जगह जगह से इस मॉरिशस की धरती पर पधार रहे हैं। अतः
मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, ऐसा कवि कहते हुए सभी लोगों का, सभी बिछुड़े हुए भाई बंधुओं का अपनी धरती पर, अपनी मॉरिशस की धरती पर स्वागत करते हैं। बच्चों, चलिए हम दूसरे पैराग्राफ को देख लेते हैं। हम सब जहाजियां भाई ठहरे, कोई इस जहाज पर चढ़ा था तो कोई उस जहाज पर, और जब जहाज पानी में बहने लगे तो एक ही देश में नहीं पाए गए। लंगर पड़ा जब समुद्र तट पर, हक्का बक्का ताकने लगे, अरे कहाँ आ गए हम इतनी दूर, अरे मेरे भाई भतीजे कहाँ हैं। इस जहाज में जगह नहीं थी, फिर उस जहाज पर तो चढ़े थे। स्वागत है, स्वागत है। बच्चों, यहाँ पर हम थोड़ा बीते दिनों को याद कर लेते हैं, अपने पूर्वजों को याद कर लेते हैं, उसके बाद पैराग्राफ के भावार्थ को पढ़ेंगे। बच्चों, आप सभी को बहुत अच्छी तरह से ज्ञात है कि हमारे देश को सदियों तक गुलामी का जीवन बिताना पड़ा था। यह वह काल था जब हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। सभी लोग आज़ादी की सांस लेना चाहते थे, परंतु काफी समय तक यह संभव नहीं हो पाया था। विदेशों में काम करने वालों की कमी थी, अतः हमारे देश से ब्रिटिश सरकार लाखों भारतीयों को जबरदस्ती पानी के रास्ते जहाज पर बिठाकर विदेशों में भेजा करते थे। बड़े ही दुख की बात थी कि हमारे अपने लोगों को यह पता तक नहीं चलता था कि उन्हें कहाँ और क्यों भेजा जा रहा है। वे तो बड़े खुश होते थे कि हम जहाँ भी जाएंगे एक साथ जाएंगे, पूरे परिवार के साथ जाएंगे और रहेंगे, परंतु ऐसा कुछ भी होता नहीं था। एक जहाज में जब व्यक्तियों के लिए जगह नहीं रहती थी, तब उन्हें दूसरे, तीसरे, चौथे इत्यादि अन्य जहाजों में भरकर विदेशों में भेज दिया जाता था। वहां पर उनके साथ अमानवीयता और क्रूरता का व्यवहार किया जाता था। उन सभी बातों को कवि ने इस पैराग्राफ के माध्यम से बताया है। कवि ने बीते हुए दिनों की चर्चा करते हुए उन दुखों को, उन पीड़ाओं को याद करते हुए कहते हैं कि हम सब जहाजिया भाई ठहरे। वह समय ही ऐसा था जब हमें कुछ भी पता नहीं था, हम विवश थे, हम मजबूर थे, कुछ बात नहीं कर पाते थे। ऐसे हालात में हमें जबरदस्ती जहाज पर चढ़ा दिया गया था। कवि यहाँ पर दुख व्यक्त करते हुए कहते हैं कि एक जहाज के भर जाने पर हमें और हमारे भाई बंधुओं को दूसरे जहाज पर चढ़ा दिया गया था। कोई इस जहाज पर चढ़ाया गया तो कोई उस जहाज पर चढ़ाया गया। उस वक्त हमें यह पता ही नहीं चला कि हम अलग अलग देशों में ले जाएंगे। जहाज अपनी धीमी गति से समुद्र में चलने लगा और बहुत समय के बाद लंगर डाला गया और जहाज अपने आप जब समुद्र के किनारे रुक गया, तब हम सब हक्का बक्का रह गए कि हम कहाँ आ गए हैं। उस समय हमने देखा था कि हमारे अपने भाई बंधु और परिवारजनों में से बहुत सारे लोग हमारे साथ नहीं आए, क्योंकि एक जहाज पर जगह नहीं थी, तो उन्हें दूसरे जहाज पर चढ़ाया गया था, परंतु अब वे लोग हमसे बिछुड़ गए थे, अर्थात छल और बल से सभी को अलग अलग देशों में भेज दिया गया था। यह सब तो हम सब ने अपनी आँखों से देखा ही था, परंतु यह पता नहीं था
कि हम बिछुड़ने वाले हैं, हम अलग होने वाले हैं या हमें अलग किया जा रहा है। हमने तो यही सोचा था कि चलो एक जहाज में ना सही दूसरे जहाज के माध्यम से हम जहाँ भी पहुँचेंगे वहाँ पर तो एक साथ रहेंगे, परंतु वह साथ रहने का सुखद अनुभूति भी हमसे छीन ली गई और हम अपने परिवारजनों और भाई बंधुओं से बिछुड़ गए। लेकिन आज परिस्थिति बदल गई है। हमने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया है। आज हम स्वतंत्र हैं। यही कारण है कि कवि अपने बिछुड़े हुए बंधु बांधवों को मॉरिशस के प्रदेश में आने का न्योता दे रहे हैं। बच्चों, उन सारे दुखों को सोचकर कवि की आंखें नम हो जाती हैं, परंतु जीवन चलने का नाम है, आगे बढ़ने का नाम है। अतः कवि ने अपने तीसरे पैराग्राफ में उन दुखों को भूल जाने के लिए कहा है या कहते हैं। कवि कहते हैं, भूल जाओ वह पुरानी कथा मेरे हृदय के टुकड़ों, भूल जाओ वह जहाजी कारनामे, जो होना था प्रारब्ध में वही तो हुआ हम सबके साथ। अब रोने से क्या होगा, जहाजी प्रणयन को सोचना क्या, आज तो हम मिल ही रहे हैं युग युगांतरों बाद। देखो हम सब कैसे साथ हैं आज, लघु भारत के प्रांगण में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बच्चों, उन सारे दुखों को सोचकर कवि की आंखें नम हो जाती हैं, परंतु जीवन चलने का नाम है, आगे बढ़ने का नाम है। दुखों को भूल जाने के लिए कवि कहते हैं, जिस तरह से समय का पहिया घूमता रहता है, उसका चक्र चलता रहता है, उसी तरह से हमारे दुख और सुख का अंत भी होता रहता है। सबके जीवन में परिवर्तन आता ही रहता है। यही तो विधि का विधान है और समय का भी। सबके जीवन में कभी दुख तो कभी सुख आते ही रहते हैं और आज हमने भी अपने दुखों से छुटकारा पा लिया है। तो आओ हम उन पुराने दुखों की काली छाया को भुला देते हैं, उस पुरानी कथा व्यथा को भुलाकर फिर से एक हो जाते हैं। बच्चों, कवि अपने हृदय के टुकड़ों को उस समय के दुखों को भूल जाने के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं कि भूल जाओ उस जहाजी कारनामों को, जो भाग्य में लिखा था वो हो चुका है। हमें मान लेना है कि हमारी किस्मत में जो लिखा था वही हुआ। अब उन बीते दिनों को याद करने से क्या फायदा होगा। जहाज के माध्यम से अलग अलग देशों में हमें ले जाने वाले अनचाही क्रियाओं को हमें भुला देना चाहिए। युग युगांतरों के बाद आज हम सभी भाई बंधु तो मिल ही रहे हैं और देखो तो हम किस तरह से एक साथ हैं। आज हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। कवि कहते हैं कि इस मॉरिशस की धरती पर एक छोटा सा भारत बन गया है और अपने इस छोटे से भारत के आंगन में यानी मॉरिशस के आंगन में मैं यानी कवि सभी का स्वागत करते हुए कि एक मुद्दत के बाद हम सभी एक ही भारत माता की संतानें इकट्ठे हो रहे हैं, मिल रहे हैं। यह अपने आप में सौभाग्य की बात है। अतः हमें अपने भाई बंधुओं से मिलकर एकता को कायम रखना है और आज मिलकर खुशी व्यक्त करनी है। ठीक है बच्चों, कवि अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जो हमारे साथ हो चुका है उसके बारे में सोचकर हर एक भारतवासी आज भी डर जाता है और पानी के जहाज पर चढ़ने से इनकार करता है।
तो चलिए हम अपने चौथे पैराग्राफ यानी चौथे अनुच्छेद को भी देख, पढ़ और समझ लेते हैं। ठीक है। पनिया जहाज पर कौन चढ़ेगा अब भैया, बड़ा डर लग रहा है उससे तो, कहीं पुनः दोहरा न दे इतिहास हमारा, इस उस धरती पर बिखर न जाएं, खोजते हुए निज बंधुओं को, आसमान की राह पकड़ आगे चल, मॉरिशस की भूमि पर उतरेंगे सब, नैहर हो जैसे वही हमारा, बाबुल के लोग वहीं मिलेंगे, देश परदेश के नाम मिटेंगे, आंसू थामे वहीं मिलेंगे, स्वागत है, स्वागत है। बच्चों, कवि अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जो हमारे साथ हो चुका है उसके बारे में सोचकर हर एक भारतवासी आज भी डर जाता है और पानी की जहाज पर चढ़ने से इनकार करते हुए कहता है कि अब कौन पानी की जहाज पर चढ़ेगा। हमारे अपने भाई बंधुओं को इस बात का डर है कि कहीं दोबारा फिर से वही गुलामी, दासता का जीवन दोहराया न जाए, यानी हमारे उस इतिहास को दोबारा रिपीट न किया जाए। और उस समय को याद करते हुए कवि कहते हैं कि हर एक व्यक्ति यही सोचता है कि उस पानी के जहाज पर हम सबको अलग अलग बिठाकर कभी इस धरती पर तो कभी उस धरती पर बिखेर दिया गया था। छल से, बल से हमें यहाँ वहाँ फेंक दिया गया था। उसी तरह से आज भी ऐसा कुछ न हो जाए। बच्चों, आज कोई भी पानी की जहाज पर चढ़ना नहीं चाहता है, चढ़कर सफ़र नहीं करना चाहता है। कवि कहते हैं कि आज हम आसमान के रास्ते यानी हवाई मार्ग से अपने भाई बंधुओं से मॉरिशस की भूमि पर उतरेंगे, जो हमारे लिए नैहर के समान यानी मायका है। आज बाबुल के लोग वहीं मिलेंगे और देश और परदेश के नाम भी वहीं मिट जाएंगे। हम सब एक साथ मिलेंगे और मिलने के बाद दूर रहकर हमने जितने आंसू बहाए हैं वो वहीं पर मिलने के पश्चात थम जाएंगे, अर्थात रुक जाएंगे। इस तरह से मिलने की खुशी में हमें बीते हुए दिनों को भुलाना होगा। कवि यहाँ पर कहते हैं कि चाहे जैसी भी परिस्थितियों को हमने क्यों न झेला हो, परंतु आज हम आज़ाद हैं और इस आज़ादी को कोई हमसे छीन नहीं सकता है। अतः आप सभी का मॉरिशस की धरती पर स्वागत है। बच्चों, कवि ने इस पैराग्राफ के माध्यम से स्पष्ट रूप में ये बता दिया है कि उन दिनों को याद करते हुए हर भारतीय को डर लगता है, परंतु आज कोई भी हमें डरा नहीं सकता है। हम आज़ाद हो चुके हैं और आज़ादी का आनंद लेने के लिए हम अपने भाई बंधुओं से एक दूसरे देश में मिलने जा सकते हैं, मिल सकते हैं। और ख़ासकर यहाँ पर कवि ने मॉरिशस की धरती पर सभी देशवासियों को बुलाया है और उनका वहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले पैराग्राफ को भी देख लेते हैं। बच्चों, कवि गुलामी के दिनों को याद करते हुए सकारात्मक सोच को हमारे सामने रखते हैं। हे मेरे गिरमिटिया भाई, परमिट अपनी जिगर छाप थी, पर दासता पंख में जा गिरे थे। कितने युग लगे पंकज बनने में, मारिच से मॉरिशस बनने में। देखो इस पावन भूमि पर बन बांधवों का सफल प्रणयन। यह तो तब था घास ही पत्थर, पत्थर में प्राण हमने डाले। देखो इस देश को घूम घूम कर बिछड़े बंधुओं के लहू कणों का
स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बच्चों, इस पैराग्राफ को समझने से पहले मैं आप सभी को प्रवासी साहित्यकार अभिमन्यु अनंत जी का लाल पसीना उपन्यास के बारे में संक्षिप्त जानकारी देना उचित समझती हूँ। लाल पसीना उपन्यास मॉरिशस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। इस उपन्यास में भारतीय मजदूरों को फ्रांसीसी और ब्रिटिश उपनिवेशवादी मॉरिशस ले गए थे। वे भोले भाले निरीह मजदूर अपनी जरूरत की बहुत ही मामूली सी चीज़ों को लेकर अपने परिवार के साथ मॉरिशस की धरती पर पहुंच गए। बच्चों, उन्होंने वहां की चट्टानों को तोड़कर समतल बनाया और उनकी मेहनत से वह धरती रसीले और ठोस गन्ने के रूप में सचमुच सोना उगलने लगी। लेकिन जिन भारतीयों के खून और पसीने से वहां की चट्टानें उपजाऊ मिट्टी के रूप में परिवर्तित हुई, उन मजदूरों को जानवर से भी बदतर माना गया। बच्चों, यहाँ पर लेखक अभिमन्यु अनंत जी इस उपन्यास के माध्यम से कहते हैं कि प्रकृति हर एक उपादान यानी उपयोग में लाना या प्राप्त करना को उसके अपने अधिकार दिए थे। प्रकृति का हर एक घटक पत्थर, मिट्टी, हवा, पेड़, पौधे, पंछी, जानवर, मनुष्य इत्यादि को उनके अपने अधिकार प्रकृति प्रदान करती है। प्रकृति प्रदत्त प्राप्त हो गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से शोषणकर्ताओं ने मानव को मानव न मानकर उसके समस्त वैयक्तिक, सामाजिक, राजकीय, धार्मिक, भाषिक, सांस्कृतिक अधिकारों को छीन लिया था। बच्चों, इस उपन्यास में लेखक ने मानवाधिकारों की उपेक्षा एवं मानवीयता के विनाश के प्रति संघर्ष को बताया है। तो आप इस उपन्यास को जरूर पढ़िएगा। फिलहाल हम अपने काव्य पाठ स्वागत है के पूरे परिच्छेद को समझ लेते हैं। गिरमिटिया शब्द को आप समझ चुके हैं। परमिट का अर्थ अनुबंध है। पर यानी दूसरा, पराया, दासता यानी गुलाम, पंक कीचड़, मारिच। इस शब्द को आप भली भांति जानते हैं। यह लंका के राजा रावण का मामा सुंड एवं ताड़का का पुत्र था। सीता हरण के अवसर पर रावण ने मारिच की मायावी बुद्धि की सहायता ली थी। अतः मारिच सोने का मृग बनकर सीता हरण का कारण बना था। ठीक इसी तरह से भ्रम में डालकर, छल कर हमारे भारतवासियों को भी मॉरिशस की धरती पर गुलामी का जीवन व्यतीत करने के लिए ले जाया गया था। परंतु कवि ने यहाँ पर अपने उन दिनों को याद करते हुए कहा है कि कितने युग बीत गए, किस तरह से हमने यहाँ पर अपने जिगर की छाप छोड़ी है। परायों के रूप में, दासता के रूप में हम कीचड़ में जाकर गिर गए थे। बच्चों, यहाँ पर सच में कीचड़ में गिरना नहीं है, बल्कि गुलामी का जीवन ही अपने आप में कीचड़ में गिरने जैसा है। कवि ने इस प्रदेश के धोखा और छल की बात की है कि धोखे और छल से निकलने में कई युग बीत गए, परंतु आज यह धरती कमल के समान खिली हुई है। इस पवित्र धरती पर हमारे पूर्वजों ने, हमारे बंधु बांधवों ने जो रचनात्मक कार्य किए हैं, जो सफल प्रयास किए हैं, तब जाकर यह धरती कोमल और सुंदर बन पाई है। नहीं तो पहले यह धरती केवल पत्थर चट्टानों से भरी थी और कठोर थी। इसे तो हमारे अपने भारतीय बंधु बांधवों ने अपने खून पसीने से सींचा है, अपनी मेहनत और लगन से इसे सजाया और संवारा है।
कवि कहते हैं कि इस धरती में प्राण तो हमने डाले हैं, हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इसमें प्राण फूके हैं, अपने लहू से इसे सींचा है, तब जाकर यह धरती देखने लायक और सुंदर बन पड़ी है। यही कारण है कि कवि हम सबका स्वागत करते हुए हमें मॉरिशस बुला रहे हैं, ताकि हम अपने बंधु बांधवों के लहू के कण कण को हर जगह देख पाएं, महसूस कर पाएं और उन्हें नमन कर पाएं। ठीक है बच्चों, हम अपने अंतिम अनुच्छेद को भी पढ़ेंगे और समझेंगे। मुझे पता है आप बोर हो रहे हैं होंगे, परंतु बच्चों आप ये तो सोचो कि हमारे अपनों ने कितने कष्ट झेले, कितनी मुसीबतों का सामना किया, तब जाकर हमें इतना अच्छा जीवन जीने को मिल रहा है। जब हमारे पूर्वजों ने अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए समस्याओं का सामना किया, कष्टों को झेला, तो क्या हम उनके बारे में सुन भी नहीं सकते हैं? तो आप बोर मत होइए, इन सारी चीज़ों को सुनिए, कविता के माध्यम से उनके अनुभवों को सीखिए, समझिए और आगे चलकर और अच्छा करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलो आप सभी अपनी कविता पर ध्यान दो। हे मेरे भारत, नेपाल, श्रीलंका, फिजी, सुरीनामी, पाक गयाना, साउथ अफ्रीका, यूके, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, रेनियन आदि के सहोदर बंधुओं, इस भूमि में तुम सभी की स्मृति अंकित है तल तक। कहते हैं स्वर्ग इसे हिंद महासागर का, कल्पना है या सत्य है। प्रिय भाइयों, कल्पना भी हो तो स्वर्ग इसे तुम बना जाओ। स्वागत 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 है। बच्चों, इस अनुच्छेद के माध्यम से कवि अपने भाई बंधुओं को संबोधित करते रहे हैं, जो अलग अलग देशों से मॉरिशस की धरती पर आए हैं। कवि कहते हैं कि इस धरती पर तुम सभी लोगों की स्मृतियां गहराई तक अंकित है। यही कारण है कि तुम्हारी यादों के सहारे ही यह धरती स्वर्ग बनी है। अपने भाई बंधुओं को याद करते हुए हमारे पूर्वजों ने इस धरती को अपनी मेहनत, लगन और कठोर तपस्या के माध्यम से देखने लायक सुंदर बनाया है। आज इस मॉरिशस को हिंद महासागर का स्वर्ग कहा जाता है। बच्चों, कवि कहते हैं कि मुझे नहीं पता है कि यह स्वर्ग है या कोई कल्पना, पर मेरे प्यारे भाई बंधुओं, यदि यह कल्पना मात्र भी है तो तुम सब इस धरती पर आओ और इस कल्पना को वास्तविकता का रूप दे जाओ। अतः इस धरती को स्वर्ग बना जाओ, क्योंकि तुम सब के प्रेम, स्नेह और अपनेपन के कारण ही हमारे पूर्वज इसे स्वर्ग जैसा बनाने में सफल हो पाए हैं। इस तरह से हम सब चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहें, परंतु अपने देश की माटी को, अपनों को, अपनी संस्कृति और सभ्यता को हम भुला नहीं पाते हैं। यही एकता हमें एक दूसरे से अलग नहीं होने देती है। अतः आज मैं इस मॉरिशस की धरती पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। बच्चों, कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें एकता के सूत्र में बंधे रहने का संकेत किया है। हम सब जहाँ भी जाएं, जहाँ भी रहें, अपने देश की मिट्टी से सदैव जुड़े रहें। एक दूसरे के बारे में अपने इंसानियत के भाव को, अपने मनुष्यता के भाव को जीवित रखें, ताकि हमारी भावनाएं खंडित न होने पाए। ठीक है, तो चलिए हम स्वागत है कविता के स्वाध्याय की तरफ चलते हैं। कृति क्रमांक 1, उत्तर लिखिए। स्वागत है काव्य में दी गई सलाह। बच्चों, यह प्रश्न
संपूर्ण कविता पर आधारित है, जिसे हम लोगों ने अपने 6 अनुच्छेदों को बहुत ही विस्तार से पढ़ और समझ लिया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इसका उत्तर अपनी कविता के माध्यम से अच्छी तरह से लिख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपनी कृति आ को भी देख लेते हैं। प्रथम स्वागत करते हुए दिलाया विश्वास। यहाँ पर इसका उत्तर यह है, कवि कहते हैं कि हम सब एक ही माँ की संतान हैं, जो कई देशों में बिखरे हुए हैं और आज कई युगों के बाद हम मॉरिशस की धरती पर मिल रहे हैं। अतः आप सबका स्वागत है। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न ई को भी देख लेते हैं। मारीच से बना शब्द मरीचिका होता है। तो चलिए हम इस कविता के काव्य सौंदर्य को भी देख लेते हैं। कृति क्रमांक 2 का अ, यह तो तब था घास ही पत्थर, पत्थर में प्राण हमने डाले। उपर्युक्त पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। बच्चों, इस कविता के 5वें अनुच्छेद की 8वीं और 9वीं लाइन को हम समझ चुके हैं। आपको याद होगा, कवि कहते हैं कि जब हम इस धरती पर लाए गए थे, तब यहाँ पर जंगल और पत्थर ही पत्थर थे। हमारे सभी भाई बंधुओं ने अपनी मेहनत और कोशिश के माध्यम से पत्थरों में प्राण डाले हैं। तब कहीं जाकर यह धरती मॉरिशस का सुंदर रूप ले पाई है। कृति आ को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। स्वागत है कविता में डर का भाव व्यक्त करने वाली पंक्तियाँ ढूंढकर अर्थ लिखिए। बच्चों, इस कविता के 4थे अनुच्छेद के स्टार्टिंग के 4 लाइनों को ही हम लेंगे, क्योंकि इन 4 लाइनों में ही डर का भाव व्यक्त हुआ है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि इन 4 लाइनों के भावार्थ को आप लिख पाएंगे। तो चलिए हम इस काव्य की अभिव्यक्ति को भी समझ लेते हैं। कृति क्रमांक 3 का अ, विश्व बंधुत्व आज के समय की आवश्यकता है, इस पर अपने विचार लिखिए। कृति क्रमांक 3 का आ, मातृभूमि की महत्ता को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। बच्चों, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर को लिखने के लिए आपको स्वयं के विचारों को लिखना है। आप क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, यह सब व्यक्तिगत विचार होता है। अतः आप सभी अपने अपने विचारों को यहाँ पर व्यक्त करेंगे। ठीक है बच्चों, हम अपने इस काव्य पाठ के रसास्वादन को भी समझ लेते हैं। कृति क्रमांक 4, गिरमिटियों की भावना तथा कवि की संवेदना को समझते हुए कविता का रसास्वादन कीजिए। बच्चों, इस रसास्वादन को लिखते समय उन सभी बातों को लिखना होगा जो हमारे भारत के लोगों ने झेला है, अर्थात कविता के भावार्थ को ही यहाँ पर लिखना होगा, परंतु संक्षेप में। ठीक है, अब हम चलते हैं साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान की तरफ। कृति क्रमांक 5, जानकारी दीजिए। प्रवासी साहित्य की विशेषता। बच्चों, विदेशों में बसने वाले भारतीयों के द्वारा हिंदी में लिखा गया साहित्य प्रवासी भारतीय हिंदी साहित्य कहलाता है। बच्चों, इसके आगे के उत्तर को आप सभी काव्य के प्रकार में से लिख लीजिएगा। ठीक है, कृति क्रमांक 5 का आ, अन्य प्रवासी साहित्यकारों के नाम। पहला, जोगिंदर सिंह कंवल। दूसरा, अभिमन्यु अनंत। तीसरा, स्नेहा ठाकुर। चौथा, सोनदत्त बखोरी। पांचवा, रामदेव धुरंधर और वासुदेव विष्णु दयाल इत्यादि हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि
आपको यह कविता अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम अपने इस वीडियो क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अपने किसी नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय हिंदी। मेरे द्वारा पाठ्य पुस्तक के किसी और पाठ का वीडियो देखना या सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसका उचित लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।